आज हम बात करने वाले हैं द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मरी कोंडो। ये किताब हमारे जीवन की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जिसमें हम अपने ही सामान के नीचे दबकर जीना शुरू कर देते हैं। सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि घर बिखरा हुआ है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन असली समस्या टाइम की नहीं, हमारी सोच की है। आप अभी अपने कमरे को देखिए, या अपना फोन या अपनी अलमारी। क्या आपको सच में लगता है कि यह सब बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस बिखराव के इतने आदी हो चुके हैं कि अब आपको वह सामान्य लगने लगा है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जब समस्या दिखनी बंद हो जाती है तब बदलाव की शुरुआत भी रुक जाती है। मरी कोंडो एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात कहती हैं, टाइडिंग इज अ स्पेशल इवेंट, नॉट समथिंग यू डू डेली। इसका मतलब समझिए, हम रोज थोड़ा थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। आप रोज साफ करते हैं और फिर भी आपका घर वैसा का वैसा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी पूरी ईमानदारी से यह फैसला ही नहीं किया कि आपको सच में बदलना है। आप बस सतह पर काम कर रहे हैं, अंदर की गंदगी वहीं पड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अब पूरा दिन सफाई में लगाऊं? नहीं, लेखक कहती हैं कि असली सफाई एक बार में होती है और इतनी गहराई से होती है कि उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन यह आपकी आदतों को पूरी तरह हिला देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो आप पूरा बदलेंगे या कुछ भी नहीं बदलेगा। एक छोटा सा सवाल ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी अलमारी साफ करने का सोचा है और कितनी बार बीच में ही थक कर छोड़ दिया? यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक पैटर्न है। आप शुरू करते हैं, थोड़ा करते हैं, फिर रुक जाते हैं और फिर वही गंदगी वापस आ जाती है और धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरह बिखरने लगता है। यहां एक और खतरनाक सच है, आपका बाहरी माहौल आपके अंदर के हालात को दिखाता है। अगर आपका कमरा बिखरा है तो सिर्फ सामान नहीं बिखरा, आपकी सोच भी बिखरी हुई है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रुकिए, सोचिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका कमरा साफ होता है तो आपका दिमाग भी हल्का लगता है, और जब सब बिखरा होता है तो आप खुद भी भारी महसूस करते हैं? मरी कोंडो एक और लाइन कहती हैं, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू वांट टू ओन इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। इसका मतलब बहुत सीधा है, लेकिन असर बहुत गहरा है। आप जो चीजें अपने पास रखते हैं वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने जो चीजें संभाल कर रखी हैं वो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं या बस जगह घेर रही हैं? यहां पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यह चीज काम आ सकती है कभी न कभी, और बस वही कभी उनके पूरे घर को भर देता है। सच बताऊं, वो कभी कभी नहीं आता। और अगर आप अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं तो यह लाइन आपके लिए है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक छोटा सा सीन सोचिए, एक व्यक्ति है जिसकी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन हर सुबह वही खड़ा होकर कहता है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। यह मजाक नहीं है, यह हमारी असलियत है। और यह सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, यह हर चीज पर लागू होता है, रिश्ते, काम, आदतें, सब पर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह महसूस किया है ना? मरी कोंडो कहती हैं कि सफाई की शुरुआत डिस्कार्डिंग से होती है, यानी चीजों को हटाना। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वो कहती हैं कि आपको यह नहीं सोचना कि क्या फेंकना है, बल्कि यह सोचना है कि क्या रखना है। और यहां आता है उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, डज इट स्पार्क जॉय। यह लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी डेंजरस है, क्योंकि अब आपको हर चीज को हाथ में लेकर खुद से पूछना होगा, क्या यह मुझे खुशी देती है? और अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने देना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। यहां लोग रुक जाते हैं क्योंकि चीजें छोड़ना आसान नहीं है। हम चीजों से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े होते क्योंकि वो काम की हैं, बल्कि इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। एक पुरानी टी शर्ट, एक पुराना गिफ्ट, एक पुरानी डायरी, यह सब सिर्फ सामान नहीं है, यह यादें हैं। लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी यादें सिर्फ चीजों में कैद हैं तो आप जी नहीं रहे, आप बस पकड़कर बैठे हुए हैं। मरी कोंडो कहती हैं कि चीजों को जाने देना उन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके लिए थैंक यू कहना है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोचिए, हर चीज ने आपकी जिंदगी में कभी न कभी एक रोल निभाया है, और जब उसका रोल खत्म हो गया तो उसे पकड़कर रखना क्यों? अब यहां एक मेंटल ट्रैप है। आप सोचेंगे, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? यही डर आपको रोकता है। लेकिन सच यह है कि जब आप बेकार चीजें हटाते हैं
तभी असली चीजों के लिए जगह बनती है। और अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी बिखराव में फंसती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने ही सामान के गुलाम बन गए। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो एक बात साफ है, आपने कम से कम इतना तो मान लिया है कि समस्या बाहर की नहीं, अंदर की है। लेकिन यहीं एक खतरनाक मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि डिस्कार्डिंग सुनने में आसान है, लेकिन असल में करना, यार, यह आपके दिमाग के साथ एक सीधा टकराव है। मरी कॉन्डो एक और सीधी बात कहती हैं, यू मस्ट डिस्कार्ड फर्स्ट देन ऑर्गेनाइज। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले चीजों को हटाया नहीं तो आप जितना भी ऑर्गेनाइज कर लो वो बस एक सजावटी भ्रम होगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं पहले थोड़ा अरेंज कर लूं, फिर देखूंगा क्या हटाना है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। यही वो जगह है जहां लोग सालों तक फंसे रहते हैं। दिखता साफ है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बदला। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए, अपने कमरे का एक कोना उठाइए और सिर्फ अरेंज कर दीजिए। अब खुद से पूछिए, क्या यह सच में साफ हो गया या बस पहले से थोड़ा कम बुरा दिख रहा है? यही फर्क है टेम्पररी फिक्स और रियल चेंज में। यहां मरी कॉन्डो एक सिस्टम देती हैं और यह सिस्टम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन असर बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि आपको लोकेशन बेस्ड नहीं बल्कि कैटेगरी बेस्ड सफाई करनी है। मतलब कमरे के हिसाब से नहीं, चीजों के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब आप कमरे के हिसाब से साफ करते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन असल में आपने अपनी पूरी चीजों को देखा ही नहीं। आपका ध्यान बंटा रहता है और आप उस असली मात्रा को महसूस ही नहीं करते जो आपके पास है। लेकिन जब आप कैटेगरी बेस्ड सफाई करते हैं, जैसे कि सिर्फ कपड़े, तो आपको अपने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा करने पड़ते हैं और यहीं से झटका शुरू होता है, क्योंकि अचानक आपको दिखता है कि आपके पास कितनी चीजें हैं जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। यहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है। जब आपको दिखता है कि आपने सालों से बस चीजें इकट्ठा की हैं बिना सोचे, बिना समझे, तो अंदर से थोड़ा गिल्ट आता है और हमारा दिमाग उस गिल्ट से बचने के लिए एक ही काम करता है, इग्नोर। अगर आप भी अभी यही कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने इस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड किया तो आप कभी बदल नहीं पाएंगे। अब एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति अपने सारे कपड़े बिस्तर पर डालता है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास इतने कपड़े हैं कि वो महीनों तक बिना रिपीट किए पहन सकता है, लेकिन फिर भी वो रोज वही 2-3 कपड़े पहनता है। यह सिर्फ उसकी अलमारी की कहानी नहीं है, यह उसकी डिसीजन मेकिंग की कहानी है। और सच बताऊं, यह आपकी भी कहानी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। मरी कॉन्डो कहती हैं कि जब आप हर चीज को हाथ में लेते हैं और खुद से पूछते हैं, डज इट स्पार्क जॉय, तो आप सिर्फ चीजों को नहीं चुन रहे, आप अपनी जिंदगी को चुन रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी, लेकिन यही सच है, क्योंकि हर हां और हर नहीं के साथ आप तय कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या रहेगा और क्या नहीं। अब यहां एक और ट्रैप है। आप सोचेंगे कि यह तो बस एक चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका पूरा एनवायरनमेंट बनाती हैं और वही एनवायरनमेंट आपके डिसीजंस को शेप करता है। अगर आपके आस पास ऐसी चीजें हैं जो आपको खुशी नहीं देती, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं, डल, कंफ्यूज्ड, स्टक। यह सुनना थोड़ा हार्श है, लेकिन अगर आप अभी भी उन चीजों को पकड़कर बैठे हैं जो आपको कुछ नहीं देती, तो आप खुद को पीछे खींच रहे हैं। मरी कॉन्डो एक और इंटरेस्टिंग बात कहती हैं, मेनी पीपल कैंट लेट गो ऑफ आइटम्स बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग। और यह बहुत डीप है, क्योंकि हम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो वैल्यूएबल हैं, बल्कि इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच उल्टा है, आप चीजों को पकड़कर कुछ पा नहीं रहे, आप बहुत कुछ खो रहे हैं, स्पेस, क्लैरिटी, पीस। अब एक सवाल ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई चीज रखी है क्योंकि वो महंगी थी, या क्योंकि किसी ने दी थी, या क्योंकि कभी काम आ सकती है? अगर हां, तो यह समझ लीजिए, आप चीजों को नहीं पकड़ रहे, चीजें आपको पकड़ रही हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना आसान नहीं है कि हम अपनी ही जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं खुद। अब मरी कॉन्डो एक और प्रैक्टिकल बात बताती हैं, सफाई का ऑर्डर। वो कहती हैं कि आपको सबसे पहले क्लोथ से शुरू करना चाहिए, फिर बुक्स, फिर पेपर्स, फिर कमोनो मिसलेनियस आइटम्स और सबसे आखिर में सेंटिमेंटल आइटम्स। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक ट्रेनिंग है। आपका दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि कैसे डिसाइड करना है। अगर आप सीधे इमोशनल चीजों से शुरू करेंगे तो आप कभी कुछ छोड़ नहीं पाएंगे।
लेकिन जब आप पहले आसान कैटेगरीज से प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप मजबूत बनते हैं। ये एक प्रोसेस है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और यहीं एक और खतरा है, इम्पेशंस। आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से सब कर लूं, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो आप सरफेस पर ही रह जाएंगे और कुछ दिनों बाद सब वापस वैसा ही हो जाएगा। तो अब आप एक क्रॉसरोड्स पर हैं, या तो आप सच में इस प्रोसेस को अपनाएंगे या फिर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो हर महीने सफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर वही गंदगी देखकर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो एक बात आपको अंदर से थोड़ा हिला देगी, आपकी जिंदगी में जो भी एक्स्ट्रा है वो सिर्फ जगह नहीं घेर रहा, वो आपकी एनर्जी खा रहा है, आपके डिसीजंस को कंफ्यूज कर रहा है और धीरे धीरे आपको उस वर्जन से दूर ले जा रहा है जो आप बन सकते थे। और अगर आपने अभी भी यह स्टेप नहीं लिया तो एक और अनकंफर्टेबल सच है, आप बदलाव चाहते तो हैं लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, और यही आपको वहीं रोक देता है जहां आप सालों से खड़े हैं। लेकिन अभी जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब बात सिर्फ चीजों की नहीं रहेगी, बात आपके इमोशंस की होने वाली है और वहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अगर आपने सच में अपने कपड़ों को हाथ में लेकर देखा है, कुछ छोड़ा है, कुछ रखा है, तो आपने एक छोटी जीत हासिल की है। लेकिन सच बताऊं, यह जीत बहुत फ्रैजाइल है, बहुत नाजुक, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ इजी जोन में थे। असली खेल अब शुरू होता है, जहां चीजें सिर्फ चीजें नहीं रहती, वो आपके दिमाग, आपकी पहचान और आपके अहंकार से जुड़ जाती हैं। मरी कोंडो कहती हैं, बुक्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ योर थॉट्स एंड इंटरेस्ट्स। और यह लाइन सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही डेंजरस है, क्योंकि अगर आपकी शेल्फ में ढेर सारी किताबें हैं तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं दिखा रही, वो यह भी दिखा रही हैं कि आप क्या बनना चाहते थे और शायद अब तक बन नहीं पाए। अब आप सोच रहे होंगे, किताबें तो अच्छी चीज हैं, इन्हें क्यों हटाए। बिल्कुल, किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, रखने के लिए नहीं। अगर आपकी अलमारी में ऐसी किताबें पड़ी हैं जो आपने सालों से नहीं खोली, तो वो ज्ञान नहीं है, वो गिल्ट है। जरा सोचिए, कितनी किताबें हैं आपके पास जो आपने कभी पढ़ूंगा सोचकर रख ली, और कितनी बार वो कभी आया। सच बताइए, आपने खुद से झूठ बोला है ना? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो किताबों को छोड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किताबें हटा दी तो वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एम्बिशन को खो देंगे। लेकिन सच उल्टा है। अगर आपने सिर्फ इसलिए किताबें रखी हैं कि आप नॉलेजेबल दिखें, तो आप सीख नहीं रहे, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मरी कोंडो यहां एक बहुत शार्प गाइडलाइन देती हैं, किताबों को 3 कैटेगरीज में मत बांटो, बल्कि एक ही सवाल पूछो, क्या मैं इसे अभी पढ़ना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी उस फेक आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा जो आपने चीजों के जरिए बना रखी है। अब एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति के पास मोटिवेशनल, बिजनेस, फाइनेंस की ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई रियल चेंज नहीं है। वो हर नई किताब खरीदता है, कुछ दिन एक्साइटेड रहता है, फिर सब शेल्फ में चला जाता है और फिर वो खुद को कन्विंस करता है, मैं सीख रहा हूं। लेकिन अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी यह साइकिल दोहराया है, और अगर आप इसे अभी नहीं तोड़ते तो आप हमेशा लर्निंग के इल्यूजन में फंसे रहेंगे, बिना किसी रियल प्रोग्रेस के। मरी कोंडो कहती हैं, द मोमेंट यू फर्स्ट एनकाउंटर अ बुक इज द राइट टाइम टू रीड इट। इसका मतलब है कि अगर आपने उस मोमेंट को मिस कर दिया तो चांसेस हैं कि आप उसे कभी नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप फिर भी उसे पकड़कर बैठे हैं तो आप बस एक अधूरी कहानी को ढो रहे हैं। अब यहां एक और ट्रैप है, आप सोचेंगे मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन यह बाद में एक इल्यूजन है, और अगर आप अभी भी इस इल्यूजन में जी रहे हैं तो यह लाइन आपके लिए है, आप अपनी ही पोटेंशियल को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब बात आती है पेपर्स की, और यार ये कैटेगरी तो और भी डेंजरस है, क्योंकि पेपर्स दिखने में छोटे होते हैं लेकिन दिमाग पर बहुत बड़ा वेट डालते हैं। बिल्स, रिसीट्स, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, रैंडम नोट्स, यह सब मिलकर एक इनविजिबल क्लटर बनाते हैं। मरी कोंडो का रूल यहां बहुत क्लियर है, डिस्कार्ड एवरीथिंग। सुनकर झटका लगा, लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स फेंक दो। इसका मतलब है कि जो भी पेपर आपको फ्यूचर में काम नहीं आने वाला, उसे तुरंत हटा दो। अब ईमानदारी से बताइए, आपके पास कितने ऐसे पेपर्स पड़े हैं जिन्हें आपने सालों से छुआ भी नहीं, और फिर भी आप उन्हें इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि शायद कभी काम आ जाए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बेकार चीजों को इंपॉर्टेंस दे रखी है और असली चीजों को इग्नोर किया है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, पेपर सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं है, वो मेंटल क्लटर भी है। हर बार जब आप उन्हें देखते हैं, आपका दिमाग अनकंप्लीटेड टास्क्स, पेंडिंग डिसीजंस और पुराने मोमेंट्स में फंस जाता है।
और अगर आप अभी भी उन्हें पकड़कर बैठे हैं तो आप अपने दिमाग को अननेसेसरीली हैवी बना रहे हैं। मरी कॉन्डो यहां एक सिंपल प्रिंसिपल देती हैं, कीप ओनली व्हाट यू नीड राइट नाउ, बस। न पास्ट न फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर दोनों में फंसना पसंद करता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो हम कुछ खो देंगे, और हमें उम्मीद रहती है कि फ्यूचर में शायद यह काम आ जाए। लेकिन सच यह है, आपका जीवन अभी हो रहा है, और अगर आप अभी भी पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसे हैं तो आप प्रेजेंट को खो रहे हैं। अब यहां एक छोटी सी पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस चीजों को मैनेज कर रहे हैं? यह सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब बहुत हैवी है। मरी कॉन्डो कहती है कि टाइडिंग सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक रिसेट है। एक ऐसा रिसेट जहां आप अपनी जिंदगी को फिर से डिफाइन करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। लेकिन यह डिसीजन आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप नो कहते हैं तो आप अपने किसी वर्जन को छोड़ रहे होते हैं। एक सपना, एक पॉसिबिलिटी, एक आइडेंटिटी। और यही सबसे पेनफुल पार्ट है, क्योंकि चीजों को छोड़ना आसान है, लेकिन उस वर्जन को छोड़ना जो आप बनना चाहते थे वह मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बात छोड़ने की नहीं है, बात क्लैरिटी की है। अगर आपने क्लैरिटी नहीं लाई तो आप या तो सब कुछ पकड़कर बैठेंगे या सब कुछ छोड़ देंगे, और दोनों ही गलत हैं। बैलेंस यहीं आता है, लेकिन बैलेंस तभी आता है जब आप खुद से ईमानदार होते हैं। और अगर आप अभी भी खुद से झूठ बोल रहे हैं तो यह प्रोसेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह प्रोसेस आपको एक्सपोज कर देगा, आपके डिसीजंस को, आपकी हैबिट्स को, आपकी वीकनेसेस को। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक टिके हुए हैं तो एक बात समझ लीजिए, अभी तक आप सिर्फ सरफेस को छू रहे थे। अब जो आने वाला है वो सीधे दिल पर वार करेगा, क्योंकि अगली बार बात उन चीजों की होगी जिन्हें आप सबसे ज्यादा बचाकर रखते हैं, और वहीं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी होती है। अब तक आपने कपड़ों और किताबों के साथ जो किया वह एक तरह की तैयारी थी। आपने थोड़ा देखा, थोड़ा छोड़ा, थोड़ा झिझके, थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन अब जो सामने आने वाला है वह सीधा आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला है, क्योंकि अब बात उन चीजों की है जिन्हें मरी कॉन्डो कमोनो कहती हैं, यानी बाकी सब कुछ। और यार, यही वो कैटेगरी है जहां आपकी असली आदतें नंगी दिखती हैं। सोचिए, किचन के बर्तन, पुराने गैजेट्स, केबल्स, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट्स, रैंडम डेकोर आइटम्स, यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर यह इतना बड़ा क्लटर बनाती हैं कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप कब उसके नीचे दब गए। और सबसे खतरनाक बात, आप इनमें से ज्यादातर चीजों को नॉर्मल मान चुके होते हैं। मरी कॉन्डो एक बहुत सीधी बात कहती हैं, नेवर पाइल थिंग्स, स्टोर आइटम्स वर्टिकली। सुनने में छोटी सी एडवाइस लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप चीजों को पाइल करते हैं तो आप उन्हें छुपा रहे होते हैं, और जो चीजें छुप जाती हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग से भी गायब हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ चीजें पीछे छुपी रहें? फर्क यह पड़ता है कि जो चीजें आप देख नहीं रहे वो आपकी लाइफ में साइलेंटली जगह घेर रही हैं, और जब आपको उनकी जरूरत होती है तब आप उन्हें ढूंढ नहीं पाते, और फिर आप वही चीज दोबारा खरीद लेते हैं। सच बताइए, आपने कभी ऐसा किया है? कुछ खरीदा और बाद में पता चला कि वही चीज पहले से आपके पास थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। और यही पैटर्न धीरे धीरे आपकी जिंदगी को इनएफिशिएंट बनाता है। आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। मरी कॉन्डो यहां एक और प्रिंसिपल देती हैं, एवरी आइटम शुड हैव अ होम। मतलब हर चीज की एक तय जगह होनी चाहिए और उसे वहीं रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बेसिक है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास चीजें तो होती हैं, लेकिन उनके लिए कोई क्लियर जगह नहीं होती। और जब किसी चीज का घर नहीं होता तो वह हर जगह घूमती रहती है, आज यहां कल वहां, और धीरे धीरे पूरा घर एक कैओस बन जाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी चीजें अपनी जगह पर नहीं हैं तो आप खुद भी अपनी जगह पर नहीं हैं। अब एक छोटा सा सीन सोचिए, आप जल्दी में हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहा। आपका दिमाग इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, यह एक चेन रिएक्शन है। एक छोटी सी चीज पूरे दिन को खराब कर देती है, और यह बार बार होता है। अब खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ चीजों की प्रॉब्लम है या आपके सिस्टम की? मरी कॉन्डो कहती हैं कि टाइडिंग का असली मकसद सिर्फ साफ सफाई नहीं है, बल्कि मेकिंग योर लाइफ इजियर है। लेकिन अगर आपकी चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो आप साफ नहीं कर रहे, आप बस एडजस्ट कर रहे हैं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है।
और अब उन्हें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब एक और डेंजरस हैबिट, जस्ट इन केस। हम चीजों को इसलिए रखते हैं क्योंकि शायद कभी काम आ जाए, लेकिन सच बताऊं, यह शायद आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि यह आपको हर चीज पकड़कर रखने के लिए जस्टिफाई करता है। मरी कोंडो इस माइंडसेट को सीधे चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं, अगर आपने किसी चीज का यूज लंबे समय से नहीं किया तो चांसेस हैं कि आप उसे फ्यूचर में भी यूज नहीं करेंगे। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने कई चीजें बिना सोचे खरीदी थीं और अब वो बेकार हैं। लेकिन अगर आप इस सच से भागेंगे तो आप कभी इंप्रूव नहीं करेंगे। अब एक और सीन, आपके पास एक ड्रॉर है जिसमें पुराने चार्जर्स, ब्रोकन आइटम्स, अनयूज्ड गैजेट्स पड़े हैं। आप उसे खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंदर क्या है और आप उससे डील नहीं करना चाहते। लेकिन अब यह ड्रॉ नहीं है, यह आपका दिमाग है। आप भी कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे फेस नहीं करना चाहते। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मरी कोंडो कहती हैं, व्हेन यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यू पुट योर अफेयर्स एंड योर पास्ट इन ऑर्डर टू। मतलब जब आप बाहर की चीजों को ठीक करते हैं तो अंदर की चीजें भी धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं तो आप खुद के बारे में कुछ एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस पेनफुल होता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इतना डीप क्यों जा रहा हूं, यह तो बस सफाई है। लेकिन यही पॉइंट है, यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह सेल्फ कॉन्फ्रंटेशन है। और अगर आप खुद से बच रहे हैं तो यह प्रोसेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यहां तक टिके हुए हैं तो एक बात क्लियर है, आप बदलना चाहते हैं, और चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अब धीरे धीरे आप एक स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां चीजें कम हो रही हैं, स्पेस बढ़ रहा है और क्लैरिटी आने लगी है। लेकिन यहीं एक और ट्रैप है, सैटिस्फैक्शन। आप सोचेंगे अब काफी है, अब मैं रुक सकता हूं। लेकिन अगर आपने यहां रुकने का फैसला किया तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, क्योंकि असली चैलेंज अभी बाकी है। अभी तक आपने उन चीजों को छोड़ा है जिनसे आपका इमोशनल अटैचमेंट कम था। अब बारी है उन चीजों की जिन्हें आप सबसे ज्यादा बचाकर रखते हैं, जिन्हें छोड़ने का ख्याल भी आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ सामान की नहीं रहेगी, अब बात आपके दिल की होगी। जो सामने आने वाला है उसके लिए थोड़ा रुकिए, सच में रुकिए, क्योंकि यहां से खेल बदलता है। अभी तक आप चीजों को देख रहे थे, छांट रहे थे, छोड़ रहे थे, लेकिन अब आप उन चीजों के सामने खड़े होंगे जिनसे आप भागते आए हैं। मरी कोंडो इसे सेंटिमेंटल आइटम्स कहती हैं, लेकिन सीधी भाषा में बोलूं तो यह आपकी यादें हैं, आपका अतीत है, आपकी अधूरी कहानियां हैं। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि कपड़े छोड़ना आसान है, किताबें छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यादें छोड़ना, ये तो जैसे अपने ही एक हिस्से को छोड़ने जैसा लगता है। मरी कोंडो एक बहुत गहरी लाइन कहती हैं, द पास्ट इज इन योर माइंड, नॉट इन योर बिलोंगिंग्स। मतलब आपकी यादें चीजों में नहीं रहती, वो आपके अंदर रहती हैं। लेकिन हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हमने उस पुरानी फोटो को हटा दिया, उस पुराने गिफ्ट को छोड़ दिया, तो हम उस इंसान, उस पल, उस एहसास को खो देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे अपनी सारी यादें फेंक देनी चाहिए? नहीं, बात यादों को खत्म करने की नहीं है, बात यह समझने की है कि आप उन्हें कहां रखते हैं। अगर आपकी यादें सिर्फ चीजों में कैद हैं, तो आप उन्हें जी नहीं रहे, आप बस उन्हें जमा कर रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी अपने अतीत को पकड़कर बैठे हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को पूरी तरह जी ही नहीं पा रहे। अब एक सीन सोचिए, एक डिब्बा है जिसमें पुराने लेटर्स, फोटोज, गिफ्ट्स रखे हैं। आप उसे खोलते हैं और अचानक इमोशंस का फ्लड आ जाता है। आप कुछ देर के लिए खो जाते हैं, फिर उसे वापस बंद कर देते हैं और वही रूटीन शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, यह एक लूप है। आप बार बार उसी अतीत में जाते हैं और फिर वापस आते हैं बिना कुछ बदले। अब यह डिब्बा नहीं है, यह आप हैं। आप भी कुछ यादों को बार बार रिविजिट करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं, बस उनमें अटक जाते हैं। और यही सबसे बड़ा डेंजर है। मरी कोंडो कहती हैं, वी शुड बी चूजिंग व्हाट वी वांट टू कीप, नॉट व्हाट वी वांट टू गेट रिड ऑफ। इसका मतलब है कि जब आप सेंटिमेंटल चीजों को देख रहे हों, तो फोकस इस पर होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या रखना चाहते हैं, न कि क्या हटाना चाहते हैं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन पूरी गेम बदल देता है। क्योंकि जब आप हटाने पर फोकस करते हैं तो आप डर में होते हैं, लेकिन जब आप रखने पर फोकस करते हैं तो आप क्लैरिटी में होते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि उससे जुड़ी याद बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वह याद आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? अगर हां,
तो आपको यह सुनना पड़ेगा, आप उस चीज को नहीं पकड़ रहे, वह चीज आपको पकड़ रही है। और अगर आप उसे नहीं छोड़ते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सीधे दिल पर लगती है। अब मरी कोंडो एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल टेक्निक देती हैं। जब आप किसी सेंटिमेंटल आइटम को छोड़ते हैं तो उसे धन्यवाद कहिए, थैंक यू फॉर द मेमोरीज। यह सुनने में थोड़ा इमोशनल लगता है, लेकिन इसका पर्पस बहुत क्लियर है। यह आपको क्लोजर देता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम चीज को छोड़ने में नहीं है, असली प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट इमोशंस। जब तक आप इमोशनली क्लोजर नहीं देते, आप मेंटली आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक सीन, एक व्यक्ति अपने पुराने रिलेशनशिप के गिफ्ट्स को पकड़े हुए है, सालों बाद भी। वह जानता है कि वह रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन वह उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो वह उस प्यार को भी खो देगा। लेकिन सच यह है, वह प्यार पहले ही जा चुका है और अब वह सिर्फ एक इल्यूजन पकड़कर बैठा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि आप उन्हें छोड़ने से डरते हैं, और यही डर आपको रोकता है। मरी कोंडो कहती हैं कि जब आप सेंटिमेंटल आइटम्स को हैंडल करते हैं तो आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने इमोशंस का सामना करना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ सच्चाई, और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। अब यहाँ एक और ट्रैप है, नॉस्टैल्जिया। आप सोचेंगे वो दिन कितने अच्छे थे, मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। लेकिन नॉस्टैल्जिया एक स्वीट पॉइजन है। वह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर आप हमेशा पीछे देख रहे हैं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? यह सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब अनकंफर्टेबल है। मरी कोंडो का पूरा मेथड एक ही चीज पर टिका है, जॉय। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह जॉय सिर्फ खुशी नहीं है, यह क्लैरिटी है, पीस है, अलाइनमेंट है। जब आप किसी चीज को हाथ में लेते हैं और वह आपको अंदर से हल्का महसूस कराती है, वही असली जॉय है। लेकिन अगर आप किसी चीज को पकड़ते हैं और वह आपको हैवी महसूस कराती है, गिल्ट, रिग्रेट, कंफ्यूजन देती है, तो वह जॉय नहीं है। और अगर आप उसे फिर भी रखते हैं तो आप खुद के खिलाफ जा रहे हैं। अब एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं या बस चीजों और यादों के फ्लो में बह रहे हैं? यहाँ जवाब बहुत कुछ तय करेगा। मरी कोंडो कहती हैं, योर होम शुड बी अ प्लेस दैट फिल्स यू विद हैप्पीनेस। लेकिन अगर आपका घर आपको स्ट्रेस देता है, ओवरवेल्म करता है, तो वह घर नहीं है, वह एक स्टोरेज स्पेस है। और अगर आपकी जिंदगी भी ऐसी ही लग रही है, तो शायद आपको सिर्फ घर नहीं, अपने पूरे अप्रोच को बदलने की जरूरत है। अब धीरे धीरे आप उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां आपके पास सिर्फ वही चीजें बची हैं जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। स्पेस साफ है, दिमाग हल्का है और एक नई क्लैरिटी आ रही है। लेकिन यही एक और इल्यूजन है। आप सोचेंगे कि अब सब खत्म हो गया, अब आप बदल गए, लेकिन सच यह है, असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्योंकि चीजों को हटाना एक बार का काम है, लेकिन उन्हें वापस आने से रोकना यह रोज की लड़ाई है। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो यह पूरा प्रोसेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। और शायद इस बार आपके पास खुद को समझाने के लिए कोई बहाना भी नहीं होगा। अब अगर आप यहां तक आ गए हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस हो रही होगी, है ना? जैसे कमरे में जगह बन गई है, दिमाग थोड़ा हल्का लग रहा है और अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ कुछ तो बदला है। लेकिन यहीं रुक जाना सबसे खतरनाक गलती होती है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ चीजों को हटाया है, अपनी आदतों को नहीं। और अगर आदतें वही रहीं तो यार, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, यह सब वापस आ जाएगा। मरी कोंडो एक बहुत सीधी बात कहती हैं, वंस यू हैव पुट योर हाउस इन ऑर्डर यू विल फाइंड दैट योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। लेकिन यहाँ एक कैच है, यह चेंज अपने आप नहीं टिकता, आपको उसे कॉन्शियसली मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो आपका दिमाग धीरे धीरे फिर से उसी पुराने पैटर्न में स्लिप कर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने इतना कुछ साफ कर लिया, अब तो सब ठीक रहेगा। लेकिन यही इल्यूजन है, क्योंकि क्लटर बाहर से नहीं आता, वह अंदर से पैदा होता है। और जब तक आपने अपने डिसीजन मेकिंग, अपने हैबिट्स, अपने बाइंग बिहेवियर को नहीं बदला, तब तक आप बस टेम्पररी क्लीन स्टेट में हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो एक बार सफाई करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, फिर धीरे धीरे पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। एक चीज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ महीनों बाद सब वापस वैसा ही हो जाता है। अब एक सीन सोचिए, आपने अपना कमरा पूरी तरह साफ कर लिया है, हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ दिन बाद आप एक नया आइटम लाते हैं और उसे कहीं भी रख देते हैं। फिर दूसरा आइटम आता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे सिस्टम टूटने लगता है। यह छोटी सी गलती नहीं है, यह एक सिग्नल है। अब यह कमरा नहीं है, यह आपका बिहेवियर है। आपने सिस्टम बनाया लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखा, और बिना डिसिप्लिन के कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता।
मरी कॉन्डो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देती हैं। आफ्टर टाइडिंग यू शुड बी एबल टू रिटर्न थिंग्स टू देयर प्लेस इमीडिएटली। मतलब हर चीज को यूज करने के बाद तुरंत उसकी जगह पर वापस रखना। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत बेसिक है, लेकिन यही बेसिक चीजें सबसे ज्यादा इग्नोर होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी रख देता हूं, बाद में ठीक कर लूंगा, और यही बाद में धीरे धीरे केओस में बदल जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, लेकिन अगर आप अभी भी चीजों को डिले कर रहे हैं तो आप वापस उसी रास्ते पर हैं जहां से आप निकले थे। अब एक और पैटर्न, इंपल्सिव बाइंग। आपने चीजें हटा डी स्पेस बना लिया और अब आपको लगता है कि अब तो मैं नई चीजें ले सकता हूं, और यहीं गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अपनी बाइंग हैबिट नहीं बदली तो आप फिर से वही क्लटर क्रिएट करेंगे। मारी कॉन्डो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि हर चीज को खरीदने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच में मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगी? लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह सवाल पूछते ही नहीं, वो बस इमोशन में खरीद लेते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि वह अच्छा लग रहा था और बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी जरूरत ही नहीं थी? यह सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, यह आपके डिसीजंस की वीकनेस है, और अगर आपने इसे नहीं सुधारा तो आपका पूरा एफर्ट बेकार हो जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ सामान की नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंदर है। अब मरी कॉन्डो एक और सतल बात कहती हैं, चेरिश द थिंग्स यू हैव। इसका मतलब है कि जो चीजें आपने रखी हैं उन्हें वैल्यू दीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उन्हें कैजुअली ट्रीट नहीं करते, और जब आप चीजों को कैजुअली ट्रीट नहीं करते तो आप उन्हें रैंडमली अक्यूमुलेट भी नहीं करते। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अब एक सीन, आपके पास सिर्फ कुछ कपड़े बचे हैं, लेकिन वो आपके फेवरेट्स हैं। आप उन्हें केयरफुली रखते हैं, उन्हें पहनते हैं और उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। यह सिर्फ मिनिमलिज्म नहीं है, यह इंटेंशनल लिविंग है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं किया तो आप सिर्फ टेम्परेरीली साफ होंगे, परमानेंटली नहीं। अब एक और डेंजरस इल्यूजन, आई डिजर्व दिस। आप सोचते हैं मैंने इतना काम किया, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं यह चीज ले सकता हूं, और फिर आप खरीद लेते हैं। यह लॉजिक सुनने में सही लगता है, लेकिन अगर आप हर बार खुद को रिवॉर्ड देने के नाम पर चीजें अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप खुद को साबताज कर रहे हैं। रिवॉर्ड जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप चीजों को कॉन्शियसली चुन रहे हैं या बस इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं? यहां जवाब आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगा। मरी कॉन्डो का मेथड सिर्फ एक बार की सफाई नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां आप हर डिसीजन को अवेयरनेस के साथ लेते हैं, जहां आप हर चीज को कॉन्शियसली चूज करते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस मेंटेन करना मुश्किल है। आपको बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार खुद को रोकना पड़ेगा, बार बार खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, और यही असली डिसिप्लिन है। अब धीरे धीरे आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, जहां चीजें कम हैं, क्लैरिटी ज्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर चीजें वापस आती हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं इसे मेंटेन कर पाऊंगा? यही असली सवाल है, क्योंकि चेंज शुरू करना आसान है, उसे बनाए रखना मुश्किल है। और अगर आपने यहां गलती की तो आप सिर्फ चीजों को नहीं खोएंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी खो देंगे, क्योंकि आप खुद को यह कहने लगेंगे, मैं बदल नहीं सकता, और यही बिलीफ आपको हमेशा के लिए वहीं रोक देगा। लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आपको एक और चीज समझनी होगी, आपका एनवायरनमेंट सिर्फ आपके एक्शंस से नहीं बनता, वह आपके माइंडसेट से बनता है, और अगर माइंडसेट नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब यहां आकर कहानी थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि अब तक आप बाहर की चीजों को ठीक कर रहे थे, लेकिन अब बात उस इनविजिबल सिस्टम की है जो यह सब कंट्रोल करता है, आपका माइंडसेट। और यार, यही वो जगह है जहां असली जीत या हार तय होती है, क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदला तो आपका साफ घर भी धीरे धीरे फिर से उसी केओस में बदल जाएगा। मरी कॉन्डो एक बहुत गहरी बात कहती हैं, टाइडिंग इज जस्ट अ टूल, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। इसका मतलब यह है कि सफाई खुद में गोल नहीं है, यह सिर्फ एक रास्ता है। असली गोल है आप कैसे जीना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, वो टाइडिंग को ही एंड मान लेते हैं। घर साफ हो गया, काम खत्म। नहीं, यहीं से असली काम शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अब और क्या बाकी है? बाकी है अवेयरनेस, क्योंकि अब हर चीज आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगी। आप क्या रखते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या इग्नोर करते हैं, सब कुछ। और अगर आप अभी भी अनकॉन्शियस तरीके से जी रहे हैं तो आप वापस उसी जगह पहुंचेंगे जहां से निकले थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं,
लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लेना शुरू नहीं किया तो आपका कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। अब एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति ने अपना घर पूरी तरह साफ कर लिया है, हर चीज परफेक्टली अरेंज्ड है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बिना सोचे समझे एक चीज खरीदता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे वही पैटर्न वापस शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह अनकॉन्शियस लिविंग है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार बिना सोचे कुछ किया है और बाद में रियलाइज हुआ कि वह जरूरी नहीं था। यही अनकॉन्शियस बिहेवियर आपका सबसे बड़ा एनिमी है। मारी कोंडो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि हर चीज को अपने लाइफ में आने देने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यह मेरे आइडियल लाइफ के साथ अलाइन करता है? लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी आइडियल लाइफ क्या है, और यहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपको यह क्लियर नहीं है कि आप कैसे जीना चाहते हैं, तो आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ रैंडम चीजों का कलेक्शन बन जाएगी बिना किसी डायरेक्शन के। यह लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं है तो आप बस फ्लो में बह रहे हैं। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल, या फिर बस बिजी और क्लटर्ड? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब आपकी हर चॉइस को अफेक्ट करेगा। मरी कोंडो कहती हैं कि टाइडिंग का असली पर्पस है टू क्रिएट अ स्पेस दैट सपोर्ट्स योर आइडियल लाइफस्टाइल। मतलब आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके गोल्स की तरफ पुश करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। अब सोचिए, अगर आपका कमरा साफ है, चीजें लिमिटेड हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। लेकिन अगर हर जगह क्लटर है, रैंडम चीजें हैं, तो आपका दिमाग भी स्कैटर्ड रहेगा। यह साइंस है, मैजिक नहीं। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका फोकस, उनका स्ट्रेस, सब कुछ उनके एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और उन्होंने कभी इसे सीरियसली लिया ही नहीं। अब एक और डेंजरस पैटर्न, डिफॉल्ट लिविंग। आप सुबह उठते हैं, वही रूटीन, वही डिसीजंस, बिना सोचे समझे। आप चीजों को बस इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पहले से वहां हैं, आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं तो आप ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। मरी कोंडो का पूरा मेथड आपको एक ही चीज सिखाता है, क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज को हाथ में लो और पूछो, क्या यह मेरे लिए सही है? और अगर आपने यह हैबिट बना ली तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप फिर से ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे। अब एक सीन, एक व्यक्ति के पास एक साफ कमरा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी क्लटर्ड है। वह डिसीजंस लेने में कंफ्यूज है, प्रोक्रास्टिनेट करता है और खुद को स्टक महसूस करता है। यह दिखाता है कि सिर्फ बाहरी सफाई काफी नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ चीजों को हटाया है लेकिन अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं बदला, तो आप अंदर से वैसे ही रहेंगे। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, मैं बदल गया हूं। सच यह है, चेंज तभी होता है जब आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट दोनों अलाइन होते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, डिसिप्लिन। आपको हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने होंगे। हर बार खुद को रोकना होगा, हर बार खुद से पूछना होगा, क्या यह जरूरी है? और यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है, कंफर्ट चाहता है, इजी पाथ चाहता है। लेकिन ग्रोथ कभी इजी नहीं होती। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस टेम्परेरीली अच्छा फील करना चाहते हैं? यह सवाल आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इसका जवाब ही आपकी डायरेक्शन तय करेगा। मरी कोंडो का मेथड सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि यह आपको हर दिन चैलेंज करता है। हर दिन आपको कॉन्शियस बनना पड़ता है, हर दिन आपको खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ता है। और अगर आपने यह कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां क्लैरिटी है, अवेयरनेस है, लेकिन टेस्ट भी है, क्योंकि अब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको पुश नहीं करेगा। अब आपको खुद को पुश करना होगा। और अगर आपने यहां हार मान ली तो आप सिर्फ चीजों में नहीं, अपने माइंडसेट में भी वापस चले जाएंगे। और शायद इस बार आप खुद को कन्विंस कर लेंगे कि यह सब काम नहीं करता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने इसे पूरी ईमानदारी से ट्राई किया था या बस आधा अधूरा? और अगर जवाब ईमानदार नहीं है तो आगे जो आने वाला है वह आपको और भी गहराई से एक्सपोज करेगा। अब यहां आकर एक अजीब चीज होती है। बाहर सब कुछ काफी हद तक साफ हो चुका होता है, लेकिन अंदर एक नई बेचैनी शुरू होती है। आप सोचते थे कि जैसे ही घर साफ होगा जिंदगी भी अपने आप सेट हो जाएगी, लेकिन अब आप नोटिस करते हैं कि कुछ तो अभी भी मिसिंग है। और सच बताऊं, यही वो मोड है जहां मरी कोंडो का असली मतलब समझ आता है, क्योंकि यह सफाई सिर्फ चीजों की नहीं थी, यह आपकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने की शुरुआत थी। मरी कोंडो एक लाइन कहती हैं, व्हेन यू टाइडी योर स्पेस कंप्लीटली, यू चेंज योर लाइफ ड्रामेटिकली।
सुनने में यह थोड़ा ओवर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। क्योंकि जब आप अपने आसपास की हर चीज कॉन्शियसली चुनते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को भी कॉन्शियसली चुनने लगते हैं। लेकिन यहां एक हिडन डेंजर है और यही लोग सबसे ज्यादा गिरते हैं। आपको लगने लगता है कि अब आप कंट्रोल में हैं, अब आप अवेयर हैं, और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। आप गाद नीचे कर देते हैं और फिर वही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अवेयरनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आपने इसे डेली मेंटेन नहीं किया तो आप स्लिप कर जाएंगे। अब एक सीन सोचिए, आपने अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर लिया है, हर चीज अपनी जगह पर है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, लेकिन फिर भी आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अब एनवायरनमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर की है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी यह महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे? यहीं पर मरी कोंडो का मेथड थोड़ा साइलेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आपकी हो जाती है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप इस क्लैरिटी का क्या करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी अपने आप कुछ नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो यह सारी सफाई सिर्फ एक अच्छी फीलिंग बनकर रह जाएगी, जिसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, कंफर्ट। आपका दिमाग धीरे धीरे इस नई साफ सुथरी लाइफ का आदी हो जाएगा और फिर वह उसे नॉर्मल मानने लगेगा। और जैसे ही कुछ नॉर्मल बनता है, हमारा दिमाग उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी गंदगी वापस आने लगती है। पहले एक चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आप नोटिस भी नहीं करते कि कब सिस्टम टूटने लगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तो सब ठीक कर लिया था, फिर भी यह वापस कैसे आ गया। लेकिन सच्चाई सिंपल है, आपने सिस्टम बनाया लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। मरी कोंडो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि टाइडिंग एक वन टाइम इवेंट है, लेकिन लिविंग इंटेंशनली एक डेली डिसिप्लिन है। और अगर आपने इस डिफरेंस को नहीं समझा तो आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे। अब एक और पैटर्न, डिस्ट्रैक्शन। जब आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड होता है तो डिस्ट्रैक्शंस बाहर से आते हैं, लेकिन जब एनवायरनमेंट साफ हो जाता है तो डिस्ट्रैक्शंस अंदर से आने लगते हैं। आप खुद को बिजी रखने के नए तरीके ढूंढने लगते हैं, फोन, सोशल मीडिया, रैंडम टास्क्स, क्योंकि अब आपके पास कोई एक्सटर्नल एक्सक्यूज नहीं है। और यही असली टेस्ट है, क्योंकि अब आप खुद से भाग नहीं सकते। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप सच में फोकस्ड हैं या बस क्लीन एनवायरनमेंट में भी खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यह सवाल आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही सच्चाई है। मरी कोंडो का मेथड आपको एक साफ स्लेट देता है, लेकिन उस स्लेट पर क्या लिखना है, यह आपका काम है। और अगर आपने इसे खाली छोड़ दिया तो धीरे धीरे वही पुरानी चीजें वापस आ जाएंगी। अब एक सीन, एक व्यक्ति ने अपना पूरा घर मिनिमल बना लिया है, लेकिन वह अभी भी अंदर से कंफ्यूज्ड है, अनश्योर है और डायरेक्शनलेस है, क्योंकि उसने सिर्फ बाहरी चीजों को बदला, अपने पर्पस को नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हैं। अगर आपने क्लैरिटी को पर्पस में कन्वर्ट नहीं किया तो वह धीरे धीरे फेड हो जाएगी और फिर आप वही महसूस करेंगे जो पहले करते थे, स्टक, लॉस्ट, ओवरवेल्म्ड। अब एक और डेंजरस इल्यूजन, अब सब ठीक है। आप सोचते हैं कि अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही मोमेंट सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे गिरते हैं, कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा इंटेंस लगेगी, लेकिन अगर आप स्टैग्नेट हो गए तो आप धीरे धीरे रिग्रेस करेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप इस क्लैरिटी को यूज करेंगे या उसे वेस्ट कर देंगे? यहां कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, सिर्फ आपका डिसीजन है। मरी कोंडो का मेथड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक क्लीन स्टार्ट, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी वैल्यू रखती है जब आप उसे यूज करते हैं, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप फिर से उसी लूप में फंस जाएंगे जहां आप हमेशा थे। अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां सवाल चीजों का नहीं है, सवाल है आपकी डायरेक्शन का। आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? क्योंकि अगर यह क्लियर नहीं है तो आपका साफ घर भी आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और यहीं से एक और डीपर लेयर शुरू होती है, जहां आपको अपने डिसीजंस के पीछे की सच्चाई देखनी पड़ेगी, और वह सच्चाई हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। यहां पहुंचकर चीजें थोड़ी और गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप क्यों रखते हैं। और यार, यह क्यों ही आपकी पूरी कहानी खोल देता है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, और ज्यादातर बार वह रीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। मरी कोंडो इस हिस्से में सीधा आपके डिसीजन मेकिंग पर वार करती हैं। वो कहती हैं, द थिंग्स यू ओन आर कनेक्टेड टू योर पास्ट डिसीजंस।
मतलब जो कुछ भी आपके पास है वह आपके हर छोटे बड़े डिसीजन का रिजल्ट है। और अगर आपका घर क्लटर्ड था तो इसका मतलब है कि आपके डिसीजंस भी क्लटर्ड थे। ये बात सुनना थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन अगर आपने बिना सोचे चीजें खरीदी, बिना जरूरत के रखी, तो वह सिर्फ एक हैबिट नहीं है, वह आपकी सोच का पैटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, बात सही गलत की नहीं है, बात अवेयरनेस की है। क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। अब एक सीन सोचिए, आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ देखते हैं, अच्छा लगता है और आप खरीद लेते हैं। उस मोमेंट में आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद वह चीज बस एक और आइटम बन जाती है जो कहीं पड़ी रहती है। यह सिर्फ एक परचेस नहीं है, यह एक पैटर्न है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार इंपल्स में डिसीजंस लिए हैं और बाद में रियलाइज हुआ कि वह जरूरी नहीं था। और अगर आप यह पैटर्न नहीं तोड़ते तो आपका क्लटर कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी बार सफाई कर लें। मरी कॉन्डो यहां एक और सतल बात कहती हैं, वी शुड बी चूजिंग व्हाट टू कीप बेस्ड ऑन हु वी वांट टू बिकम। मतलब आपको चीजों को अपने करंट सेल्फ के हिसाब से नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से चुनना चाहिए। अब यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर डिसीजन आपको अपने फ्यूचर की तरफ पुश करना चाहिए, न कि आपको अपने पास्ट में अटकाए रखना चाहिए। अब खुद से पूछिए, जो चीजें आपके पास हैं, क्या वो आपको आगे बढ़ा रही हैं या बस आपको वहीं रोक कर रख रही हैं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। अब एक और डेंजरस हैबिट कंपैरिजन। आप चीजें इसलिए भी रखते हैं क्योंकि दूसरों के पास हैं या क्योंकि सोसाइटी ने आपको सिखाया है कि यह नॉर्मल है। लेकिन सच बताऊं, आपका जीवन आपका है, और अगर आप उसे दूसरों के स्टैंडर्ड्स से जी रहे हैं तो आप खुद को खो रहे हैं। मरी कॉन्डो का मेथड बहुत पर्सनल है। वह आपको सिखाता है कि आपकी खुशी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, न कि दुनिया की। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं लिए, बल्कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में लिए। अब एक सीन, एक व्यक्ति अपने घर को देखता है और रियलाइज करता है कि उसकी ज्यादातर चीजें उसने खुद के लिए नहीं, बल्कि इंप्रेस करने के लिए ली थीं, गेस्ट्स को दिखाने के लिए, सोसाइटी में फिट होने के लिए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कुछ चीजें सिर्फ इसलिए रखी हैं क्योंकि वह अच्छी दिखती है, न कि इसलिए कि वह आपको खुशी देती हैं। और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। मरी कॉन्डो कहती हैं, योर स्पेस शुड बी फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। मतलब आपका घर, आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, न कि किसी और की एक्सपेक्टेशंस का। लेकिन अगर आप अभी भी दूसरों के हिसाब से चीजें चुन रहे हैं तो आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, और यह धीरे धीरे आपको अंदर से खाली कर देता है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, गिल्ट। आप कुछ चीजें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपको गिल्ट होता है। यह महंगा था, यह गिफ्ट था, यह किसी ने दिल से दिया था। लेकिन अगर वह चीज आपको खुशी नहीं दे रही तो आप उसे पकड़कर क्यों बैठे हैं? मरी कॉन्डो कहती हैं कि गिफ्ट का पर्पस उस मोमेंट में पूरा हो जाता है जब वह दिया जाता है, उसके बाद वह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको इमोशनल अटैचमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप चीजों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो वैल्यूएबल हैं, या इसलिए क्योंकि आप गिल्ट फील करते हैं उन्हें छोड़ने में? अगर जवाब दूसरा है तो आप खुद के साथ अनफेयर हो रहे हैं। अब एक और पैटर्न, फियर। आप चीजों को इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि अगर बाद में जरूरत पड़ी तो। लेकिन सच यह है, यह फियर आपको हर डिसीजन में रोकता है, और धीरे धीरे आप रिस्क लेना बंद कर देते हैं। और जब आप रिस्क लेना बंद कर देते हैं तो आप ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। मरी कॉन्डो का मेथड सिर्फ चीजों को हटाने का नहीं है, यह आपको फियरलेस बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं तो आप अपने डर का सामना करते हैं, और यही ग्रोथ है। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप डिसीजंस फियर से ले रहे हैं या क्लैरिटी से? यहां जवाब आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। अब धीरे धीरे आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां आपको अपने हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ आप। और यह फ्रीडम भी है और बर्डन भी, क्योंकि अब अगर कुछ गलत होता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यही चीज ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आप सच में चेंज कर सकते हैं। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां चीजें कम हैं, क्लैरिटी ज्यादा है, लेकिन सवाल और गहरे हो गए हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ क्या रखना है कि नहीं है, अब बात है मैं कौन बन रहा हूं। और अगर इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं है तो आपका सारा एफर्ट डायरेक्शनलेस हो जाएगा, और शायद यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। खेल और भी साफ हो जाता है, लेकिन आसान नहीं होता,
क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या हटा दिया, सवाल यह है कि आपने क्या चुना और क्यों चुना। और यार, यह क्यों जितना साफ होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही हल्की होगी। लेकिन अगर यह क्यों धुंधला है, तो आप फिर से उसी लूप में गिरने वाले हैं। मरी कॉन्डो एक सीधी लेकिन अंदर तक चुभने वाली बात कहती हैं, द बेस्ट वे टू चूज व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू थ्रो अवे इज टू टेक ईच आइटम इन वन्स हैंड एंड आस्क, डज दिस स्पार्क जॉय? इफ इट डज, कीप इट, इफ नॉट, डिस्पोज ऑफ इट। अब आप यह लाइन कई बार सुन चुके हैं, लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं, बस रिपीट करते हैं। क्योंकि स्पार्क जॉय का मतलब सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, ये अलाइनमेंट है। ये वह फीलिंग है जब कोई चीज आपके अंदर शांति पैदा करती है, क्लैरिटी देती है, आपको खुद के करीब लाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल खुशी पर डिसीजन ले रहे हैं, तो आप फिर से गलती कर रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी खुशी शैलो है, तो आपके डिसीजंस भी शैलो होंगे। अब एक सीन सोचिए, आप एक चीज को हाथ में लेते हैं और वह आपको इंस्टेंट एक्साइटमेंट देती है। आप सोचते हैं यह तो मुझे अच्छा लग रहा है, यह जॉय है। लेकिन कुछ दिन बाद वह एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वह चीज बस एक और ऑब्जेक्ट बन जाती है। यह जॉय नहीं है, यह डोपामीन है। और अगर आप डोपामीन के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप कभी स्टेबल नहीं रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार शॉर्ट टर्म खुशी के लिए डिसीजंस लिए हैं और बाद में रिग्रेट किया है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो जॉय और इंपल्स के बीच फर्क नहीं समझते। मरी कॉन्डो का मेथड आपको सिखाता है कि रियल जॉय क्या है, वह जो टिकती है, जो आपको अंदर से संतुलित करती है, न कि वह जो आपको कुछ समय के लिए एक्साइटेड करती है। अब खुद से पूछिए, जो चीजें आपके पास हैं, क्या वो आपको स्टेबल खुशी देती हैं या बस मोमेंटरी एक्साइटमेंट? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। अब एक और लेयर, आइडेंटिटी। आप जो चीजें रखते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपके करंट सेल्फ से मैच नहीं करती, तो आप इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। मरी कॉन्डो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने करंट सेल्फ के साथ अलाइन करना चाहिए, न कि अपने पास्ट सेल्फ के साथ। लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वो उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो उनके पुराने वर्जन से जुड़ी होती हैं, और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। अब एक सीन, एक व्यक्ति के पास उसके पुराने हॉबीज से जुड़ी चीजें हैं जो अब उसे इंटरेस्ट नहीं देती, लेकिन वह उन्हें छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वह बदल चुका है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि आप अपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यही आपको रोकता है। मरी कॉन्डो कहती हैं कि चेंज नेचुरल है और आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर आपने यह नहीं किया, तो आप अपने ही पास्ट के साथ फंस जाएंगे। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, ऑनेस्टी। आपको हर चीज के साथ पूरी ऑनेस्टी रखनी होगी। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ सच्चाई। अगर कोई चीज आपको खुशी नहीं देती, तो बस नहीं देती, चाहे वह कितनी भी एक्सपेंसिव हो, कितनी भी रेयर हो, कितनी भी इमोशनल हो। लेकिन यह ऑनेस्टी आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। शायद काम आ जाए, इतना महंगा था, किसी ने दिया था, और यही एक्सक्यूजेस हमें स्टक रखते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो खुद से पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है, और शायद बनना भी नहीं चाहते। अब एक और पैटर्न, अटैचमेंट। हम चीजों से अटैच हो जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैरी कॉन्डो कहती हैं कि अटैचमेंट और अप्रिसिएशन में फर्क होता है। आप किसी चीज की कद्र कर सकते हैं बिना उसे पकड़े हुए। यह लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज को इसलिए रखा है क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, ना कि इसलिए क्योंकि वह आपको खुशी देती है? अगर हां, तो वह अटैचमेंट है, अप्रिसिएशन नहीं, और अटैचमेंट आपको हैवी बनाता है। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप चीजों को कॉन्शियसली होल्ड कर रहे हैं या बस हैबिट के कारण? यहां जवाब बहुत कुछ रिवील करेगा। अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आपके पास सिर्फ वही चीजें हैं जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। लेकिन यहीं एक और चैलेंज आता है, कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन उसी क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेने होंगे। हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या यह सही है? और यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स चाहता है, कंफर्ट चाहता है, और अवेयरनेस एफर्ट मांगती है। अब एक और डेंजरस इल्यूजन मैंने समझ लिया। आप सोचते हैं कि अब आप सब समझ गए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। अगर आपने इसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं किया, तो यह सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएगा। और नॉलेज बिना एक्शन के यूजलेस है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में इस मेथड को जी रहे हैं या बस समझ रहे हैं? यह सवाल आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। मरी कॉन्डो का मेथड सिंपल है लेकिन डीप है, और अगर आपने इसे सतही तौर पर लिया,
तो आप कुछ समय बाद वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे। अब आप उस पॉइंट पर हैं जहां चीजें क्लियर हैं, लेकिन टेस्ट भी टफ है, क्योंकि अब कोई गाइड नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। अब सिर्फ आप हैं और आपके डिसीजंस हैं। और अगर आपने यहां गलती की तो आप सिर्फ चीजों को नहीं खोएंगे, आप उस क्लैरिटी को भी खो देंगे जो आपने इतनी मेहनत से पाई है। और शायद इस बार वापस आना और भी मुश्किल होगा। आकर एक और परत खुलती है, और सच बताऊं, यह परत थोड़ी असहज है, क्योंकि अब तक आप चीजों, आदतों, डिसीजंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आपके रिलेशनशिप की है, आपके और आपकी चीजों के बीच। और यार, यही रिलेशनशिप तय करता है कि आप चीजों के मालिक हैं या चीजें आपकी मालिक हैं। मरी कोंडो एक बहुत अजीब लेकिन पावरफुल बात कहती हैं, ट्रीट योर बिलोंगिंग्स विथ रिस्पेक्ट। पहली बार सुनने पर यह थोड़ा अजीब लगता है, जैसे चीजें कोई इंसान हो, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ चीजों की बात नहीं है, यह आपकी अवेयरनेस की बात है। क्योंकि जब आप अपनी चीजों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उन्हें कैजुअली यूज नहीं करते, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकते, उन्हें इग्नोर नहीं करते। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप खुद को भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं अपनी चीजों को कैजुअली ट्रीट करूं? फर्क यह पड़ता है कि जो बिहेवियर आप चीजों के साथ रखते हैं, वही बिहेवियर धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ में फैल जाता है। अगर आप चीजों के साथ केयरलेस हैं तो आप अपने डिसीजंस में भी केयरलेस होंगे, अपने समय के साथ भी, अपने गोल्स के साथ भी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी चीजें बिखरी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस भी बिखरा हुआ है। अब एक सीन सोचिए, आप घर आते हैं और अपने कपड़े कुर्सी पर फेंक देते हैं, बैग कहीं रख देते हैं और सोचते हैं कि बाद में देख लूंगा। यह छोटी सी आदत लगती है, लेकिन यही हैबिट धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह किया है ना? और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े पैटर्न्स बनाती हैं। मरी कोंडो कहती हैं कि हर चीज को एक होम देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसे उसके होम में वापस रखें। क्योंकि जब आप चीजों को उनकी जगह पर रखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। और जब दिमाग को यह सिग्नल मिलता है तो वह शांत हो जाता है। लेकिन अगर चीजें इधर उधर पड़ी हैं तो आपका दिमाग भी कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ मिसिंग है। और यही फीलिंग धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाती है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, लेजीनेस। हम अक्सर कहते हैं कि मैं आलसी हूं इसलिए चीजें नहीं रख पाता, लेकिन सच यह है कि यह लेजीनेस नहीं है, यह लैक ऑफ सिस्टम और अवेयरनेस है। क्योंकि जब सिस्टम क्लियर होता है तो चीजों को रखना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया या उसे फॉलो नहीं किया तो आप हर बार स्ट्रगल करेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम उनकी लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम उनका अप्रोच है। अब मरी कोंडो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देती हैं, जॉय ऑफ पुटिंग थिंग्स अवे। मतलब जब आप किसी चीज को उसकी जगह पर रखते हैं तो आपको एक छोटी सी सेटिस्फैक्शन महसूस होनी चाहिए। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आपने इसे एक्सपीरियंस किया तो आप समझेंगे कि यह कितना पावरफुल है, क्योंकि यह आपको डिसिप्लिन को बोरिंग नहीं, रिवॉर्डिंग बनाता है। अब एक सीन, आप एक किताब पढ़ते हैं और उसे वापस उसकी जगह पर रखते हैं, नीटली, कॉन्शियसली, और उस मोमेंट में आपको एक छोटी सी पीस महसूस होती है। यह सिर्फ एक एक्शन नहीं है, यह एक माइंडसेट है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस माइंडसेट को डेवलप नहीं किया तो आप हर बार चीजों को फोर्स से मैनेज करेंगे, नेचुरली नहीं। अब एक और पैटर्न, निग्लेक्ट। आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं, पोस्टपोन करते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें अक्यूमुलेट हो जाती हैं और फिर एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाती हैं। मरी कोंडो का मेथड आपको सिखाता है कि चीजों को अक्यूमुलेट होने से पहले ही हैंडल करो, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप बार बार उसी साइकिल में फंसेंगे, अक्यूमुलेट, ओवरवेल्म, क्लीन, रिपीट। और यही एंडलेस लूप है। अब खुद से पूछिए, क्या आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव? यहां जवाब आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, सेल्फ वर्थ। आप अपनी चीजों के साथ जैसा बिहेवियर रखते हैं वह आपके सेल्फ वर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपनी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी, लेकिन सोचिए, क्या आप सच में अपने एनवायरनमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी देनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ को कैजुअली जी रहे हैं या कॉन्शियसली? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। मरी कोंडो का पूरा फिलॉसफी एक ही चीज पर टिका है, अवेयरनेस। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ सोचने से नहीं आती, एक्शन से आती है। हर बार जब आप किसी चीज को कॉन्शियसली हैंडल करते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करते हैं और धीरे धीरे यह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है।
लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप वापस ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां चीजें कंट्रोल्ड हैं, हैबिट्स बन रही हैं, लेकिन टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब आपको यह देखना है कि क्या आप इस लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं या फिर कुछ समय बाद सब कुछ वापस स्लिप हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपको खुद से एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछना पड़ेगा। क्या आपने कभी सच में बदलने की कोशिश की थी या बस थोड़ी देर के लिए खुद को कन्विंस किया था? कहानी एक और मोड़ लेती है और यह मोड़ थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, कुछ बदल भी लिया है और अंदर एक हल्का सा गर्व भी आने लगता है। हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछा होता है, क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि आप बदल गए, आप बदलना बंद कर देते हैं। मरी कोंडो सीधे यह नहीं कहती, लेकिन उनका पूरा तरीका आपको एक ही चीज सिखाता है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने यह सोच लिया कि अब मैं ठीक हूं, तो आप फिर से उसी पुराने पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक सीन सोचिए, आपने अपने घर को साफ रखा है, हैबिट्स भी काफी हद तक ठीक हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ी ढील देने लगते हैं। आज नहीं रखा तो क्या हुआ, कल रख दूंगा, और फिर वही कल कभी नहीं आता। यहीं से गिरावट शुरू होती है, और यह गिरावट अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है, इतनी धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में यह पैटर्न देखा है, पहले डिसिप्लिन, फिर थोड़ी ढील, फिर पूरी तरह बैक टू ओल्ड हैबिट्स, और यही साइकिल आपको वहीं रखता है। मरी कोंडो का मेथड आपको एक साफ शुरुआत देता है, लेकिन उसे बनाए रखना आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, वह रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। हाँ, यह सच है, हर दिन चीजों को सही जगह पर रखना, हर बार कॉन्शियसली डिसीजन लेना, यह एक्साइटिंग नहीं होता। इसमें कोई थ्रिल नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, और यही रीजन है कि लोग इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक्साइटमेंट चाहता है, नॉवेल्टी चाहता है, और डिसिप्लिन रिपेटिटिव होता है। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ एक्साइटमेंट में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या आपको हर चीज में एक्साइटमेंट चाहिए? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी लाइफ को शेप करेगा। अब एक और पैटर्न, रिलैप्स। आप कभी कभी वापस स्लिप करेंगे, यह नॉर्मल है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप स्लिप को जस्टिफाई करने लगते हैं। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, और यही सोच धीरे धीरे आपको पूरी तरह वापस खींच लेती है। मरी कोंडो का मेथड परफेक्शन नहीं मांगता, अवेयरनेस मांगता है। अगर आप स्लिप करते हैं तो उसे नोटिस करो, एक्सेप्ट करो और वापस ट्रैक पर आ जाओ। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर किया तो वह धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि चेंज कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, ईगो। जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हैं, आपका ईगो भी ग्रो होता है। आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, कि आपने कुछ स्पेशल कर लिया है, लेकिन यही ईगो आपको ब्लाइंड कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आप गिरना शुरू कर देते हैं। मरी कोंडो का पूरा फिलॉसफी ह्यूमिलिटी पर बेस्ड है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा खुद को ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन अगर आपने ईगो को अलाउ कर दिया तो आप अपनी मिस्टेक्स देखना बंद कर देंगे, और यही सबसे खतरनाक है। अब एक सीन, एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ काफी ऑर्गेनाइज्ड कर ली है, लेकिन अब वह दूसरों को जज करने लगता है, क्रिटिसाइज करने लगता है, और धीरे धीरे खुद की ग्रोथ रुक जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हैं। अगर आपने अवेयरनेस को ईगो में बदल दिया तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक और पैटर्न, कंफर्ट जोन। आप एक लेवल तक इंप्रूव करते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब और इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच यह है, कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपको कमजोर बना देता है, क्योंकि आप चैलेंज लेना बंद कर देते हैं, और बिना चैलेंज के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं या बस एक सेफ जोन में जी रहे हैं? यह सवाल आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। मरी कोंडो का मेथड आपको सिर्फ साफ सफाई नहीं सिखाता, यह आपको ग्रोथ का माइंडसेट सिखाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, हर दिन थोड़ा और अवेयर होने का। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप स्टैग्नेट हो जाएंगे, और स्टैग्नेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर से सब धीरे धीरे गिर रहा होता है। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है।
क्योंकि अब बात सिर्फ हैबिट्स की नहीं है, अब बात है पर्पस की। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप किस दिशा में जा रहे? और अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो आपका सारा डिसिप्लिन, सारी कंसिस्टेंसी बस एक रूटीन बनकर रह जाएगी। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे आप अब तक टालते आए हैं। वो सवाल सामने खड़ा हो जाता है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? और यार, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो आपने जो भी किया है वह बस एक सिस्टम बनकर रह जाएगा, बिना किसी दिशा के। मरी कोंडो का पूरा मेथड एक चीज की तरफ इशारा करता है, लेकिन वह उसे जोर से बोलती नहीं। वह चाहती है कि आप खुद समझें। टाइडिंग इज नॉट अबाउट क्लीनिंग योर स्पेस, इट्स अबाउट डिफाइनिंग योर लाइफ। और अगर आपने इस बात को नहीं पकड़ा तो आप बस सरफेस पर घूमते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, मेरा पर्पस क्या है? और यही दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद से ऐसे सवाल पूछें। हमें सिखाया गया है पढ़ो, काम करो, चीजें जोड़ो और बस। लेकिन यह सब करते करते हम भूल जाते हैं कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी का कोई क्लियर पर्पस नहीं है तो आप बस चीजों और रूटीन्स का एक कलेक्शन बन गए हैं। अब एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति है, उसका घर साफ है, रूटीन सेट है, हैबिट्स ठीक हैं, लेकिन अंदर से वह खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम तो बना लिया लेकिन डायरेक्शन नहीं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हो सकते हैं। आपने भी शायद अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं? अगर नहीं तो आप बस मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं। मरी कोंडो का मेथड आपको एक क्लीन स्लेट देता है, लेकिन उस स्लेट पर क्या लिखना है यह आपका काम है। और अगर आपने यह नहीं सोचा तो आप धीरे धीरे उसी डिफॉल्ट लाइफ में वापस चले जाएंगे। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ चीजों से नहीं आते, थॉट से भी आते हैं। आपका माइंड हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, नया, अलग, एक्साइटिंग। और अगर आपके पास क्लियर पर्पस नहीं है तो आप हर चीज के पीछे भागेंगे। आज यह गोल, कल वह आइडियल, परसों कुछ और धीरे धीरे आप खुद को हर जगह बिखरा हुआ पाएंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ क्लटर की नहीं थी, प्रॉब्लम डायरेक्शन की थी। अब एक सीन, एक व्यक्ति हर हफ्ते नई प्लान बनाता है, नई हैबिट शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन बाद सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लैरिटी नहीं है कि वह क्या चाहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार कुछ शुरू किया और फिर बीच में छोड़ दिया। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा तो आप हमेशा शुरू करते रहेंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं करेंगे। मरी कोंडो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि जब आप अपनी चीजों को कॉन्शियसली चूज करते हैं तो आप अपने गोल्स को भी कॉन्शियसली चूज करना सीखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्किल है, क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो हर डिसीजन कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी के साथ जी रहे हैं या बस फ्लो में बह रहे हैं? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब अनकंफर्टेबल है। अब एक और पैटर्न, फियर ऑफ चूजिंग। आप डिसाइड नहीं करते क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं गलत डिसीजन न लें, और इसी डर में आप कुछ भी चूज नहीं करते। लेकिन सच यह है, नॉट चूजिंग इज ऑल्सो अ चॉइस, और यह चॉइस आपको वहीं रोक देती है। मरी कोंडो का मेथड आपको सिखाता है कि चूज करना जरूरी है, चाहे डिसीजन परफेक्ट न हो, क्योंकि जब तक आप चूज नहीं करते आप मूव नहीं करते। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप एक्टिवली चूज कर रहे हैं या बस अवॉइड कर रहे हैं? यहां जवाब आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आपको अपनी लाइफ के बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा, सिर्फ डेली हैबिट्स नहीं, लॉन्ग टर्म विजन। आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं? और अगर यह क्लियर नहीं है तो आपका साफ एनवायरनमेंट भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने यह सब समझ लिया तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। अब अगर आपकी लाइफ डायरेक्शनलेस है तो वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि हम ब्लेम करना पसंद करते हैं, सिचुएशन को, लोगों को, पास्ट को। लेकिन मरी कोंडो का मेथड आपको यह ऑप्शन नहीं देता। यह आपको सीधे आपके सामने खड़ा कर देता है और कहता है, डिसाइड करो। अब यह डिसीजन आसान नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, डिस्कम्फर्ट है। लेकिन अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो आप हमेशा सेफ रहेंगे और हमेशा स्टक भी। अब खुद से पूछिए, क्या आप सेफ रहना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं? यह सवाल आपको अंदर तक हिला देगा, लेकिन यही सच है। अब आप उस पॉइंट पर हैं जहां आपको अपने लाइफ की डायरेक्शन चूज करनी है, और अगर आपने यहां क्लैरिटी नहीं लाई तो आप चाहे कितनी भी सफाई कर लें, कितनी भी हैबिट्स बना लें, आप अंदर से वही रहेंगे, कंफ्यूज्ड, अनसर्टन, स्टक। और शायद यही सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है,
जिसे आप अब तक अवॉइड कर रहे थे। अब यहां आकर एक अजीब सच्चाई सामने खड़ी होती है, और यह सच्चाई थोड़ी डरावनी है, क्योंकि अब तक आप जो कुछ भी कर रहे थे, सफाई, आदतें, क्लैरिटी, यह सब एक तैयारी थी। लेकिन अब जो बचा है वह है असली जीवन। और यार, यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि तैयारी करना आसान है, जीना मुश्किल। मरी कोंडो का पूरा मेथड आपको एक जगह लाकर खड़ा कर देता है, जहां अब कोई गाइड नहीं है, कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। अब सिर्फ आप हैं और आपकी चॉइसेस हैं, और यही फ्रीडम सबसे भारी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब करने के बाद भी डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अब आप खुद से भाग नहीं सकते। पहले क्लटर था, डिस्ट्रैक्शन था, एक्सक्यूजेस थे, अब कुछ भी नहीं है। अब अगर आप स्टक है तो वह साफ दिखता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्लैरिटी कभी कभी कंफर्ट नहीं देती, वह आपको एक्सपोज कर देती है। अब एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज कर ली है, घर साफ, हैबिट्स सेट, डिस्ट्रैक्शंस कम, लेकिन अब वह खुद से पूछता है अब क्या? और इस अब क्या का कोई क्लियर जवाब नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हो सकते हैं। आपने भी शायद अपने लाइफ के कुछ हिस्सों को ठीक कर लिया है, लेकिन अब आप अनश्योर हैं कि आगे क्या करना है, और यही अनसर्टेनिटी सबसे अनकंफर्टेबल होती है। मरी कोंडो इनडायरेक्टली यह सिखाती हैं कि जब आप अपने एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, तो आप अपने लाइफ की खाली जगहों को भी देख पाते हैं। और यह खाली जगहें डराती हैं, क्योंकि अब आपको उन्हें भरना पड़ता है कॉन्शियसली। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं करते। वो फिर से खुद को बिजी कर लेते हैं, नए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेते हैं, ताकि उन्हें उस खालीपन का सामना न करना पड़े। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सीधी दिल पर लगती है। हम अक्सर बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। अब एक और सीन, एक व्यक्ति अपने दिन को रैंडम टास्क से भर देता है, ताकि उसे यह सोचने का टाइम न मिले कि वह सच में क्या चाहता है। वह खुद को कन्विंस करता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि वह बस अवॉइड कर रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद को अननेसेसरी कामों में उलझाया है, सिर्फ इसलिए कि आपको असली सवालों से बचना था। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा, तो आप हमेशा बिजी रहेंगे, लेकिन कभी फुलफिल्ड नहीं। मरी कोंडो का मेथड आपको एक मौका देता है अपने लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन करने का, लेकिन डिजाइन करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल पार्ट है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, साइलेंस। जब आपके आसपास क्लटर नहीं होता, नॉइज नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो साइलेंस आता है। और यह साइलेंस बहुत कुछ रिवील करता है, आपके डाउट्स, आपकी फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज। और अगर आप इस साइलेंस से डरते हैं, तो आप फिर से खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आप खुद को समझना शुरू करेंगे। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप साइलेंस में कंफर्टेबल हैं, या आपको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब गहरा है। अब एक और पैटर्न, अवॉइडेंस। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उसे टालते हैं। क्यों? क्योंकि वह अनकंफर्टेबल है, उसमें एफर्ट है, रिस्क है। लेकिन अगर आपने इसे कंटिन्यू किया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मरी कोंडो का मेथड आपको क्लैरिटी देता है, लेकिन एक्शन लेना आपका काम है, और एक्शन हमेशा इजी नहीं होता। अब एक सीन, एक व्यक्ति जानता है कि उसे अपने करियर में चेंज करना है, लेकिन वह डर के कारण वही स्टक रहता है। वह खुद को कन्विंस करता है कि अभी सही समय नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कुछ डिसीजंस टाले हैं क्योंकि आप उनसे डरते हैं, और यही डर आपको रोकता है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, टाइम। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन सच यह है कि टाइम लिमिटेड है, और अगर आप उसे कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे, तो वह साइलेंटली निकल रहा है। मरी कोंडो का मेथड आपको यह रियलाइज कराता है कि हर चीज की एक जगह है और हर चीज का एक समय है। लेकिन अगर आपने अपने समय को कॉन्शियसली मैनेज नहीं किया, तो आप सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, या टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। आप सेफ खेल सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं, आप बिजी रह सकते हैं या मीनिंगफुल बन सकते हैं, और यह डिसीजन कोई और नहीं लेगा, सिर्फ आप। अब यहां कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। और अगर आपने इस सच्चाई को इग्नोर किया, तो आप शायद वापस उसी लाइफ में चले जाएंगे जहां सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अंदर से सब खाली है। और यही सबसे बड़ा डर है जिसे आप अब तक अवॉइड करते आए हैं, लेकिन अब वह आपके सामने खड़ा है और पूछ रहा है, अब क्या? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बचता, कोई नई टेक्निक नहीं, कोई नया रूल नहीं। और सच बताऊं, यही सबसे असहज हिस्सा है, क्योंकि अब आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं बचा,
अब सिर्फ जीना बाकी है। और यार, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सीखना आसान है, लागू करना मुश्किल। आपने अब तक जो भी सुना, जो भी समझा, वह सब आपको एक जगह लाकर खड़ा करता है, एक साफ जगह, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन यह साफ जगह परमानेंट नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है जिसे आपको हर दिन निभाना पड़ेगा। मरी कॉन्डो की सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरी बात यही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनिंग इज नॉट जस्ट टू क्लीन बट टू फील हैप्पीनेस लिविंग विद इन दैट एनवायरनमेंट। मतलब सफाई का मकसद सिर्फ साफ करना नहीं है, बल्कि उस साफ जगह में जीना सीखना है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना ही है? हाँ और नहीं भी, क्योंकि जीना सीखना जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। अब एक सीन सोचिए, आपके पास एक साफ कमरा है, लिमिटेड चीजें हैं, हर चीज मीनिंगफुल है। लेकिन अगर आप फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो यह साफ कमरा आपकी मदद नहीं करेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद यह महसूस किया है कि एनवायरनमेंट बदलने के बाद भी अंदर सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता। और यही असली सच्चाई है। टाइडिंग आपको एक मौका देता है, लेकिन हीलिंग आपको खुद करनी होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी सिस्टम, कोई भी मेथड, कोई भी किताब आपको पूरी तरह बदल नहीं सकती जब तक आप खुद बदलने का डिसीजन नहीं लेते। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, चॉइस। हर दिन, हर मोमेंट आपके पास चॉइस होती है। आप कॉन्शियसली जी सकते हैं या ऑटो पायलट पर। आप क्लैरिटी से डिसीजन ले सकते हैं या फियर से। और हर छोटी चॉइस मिलकर आपकी पूरी लाइफ बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि यह भारी होती है। अब एक पॉज और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है, तो यह सब जो आपने सीखा धीरे धीरे फेड हो जाएगा। और अगर जवाब हाँ है, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। मरी कॉन्डो का मेथड आपको मिनिमल नहीं बनाता, यह आपको इंटेंशनल बनाता है। यह आपको सिखाता है कि हर चीज को पर्पस के साथ चुनो, हर चीज को अवेयरनेस के साथ रखो और हर चीज को ग्रैटिट्यूड के साथ छोड़ो। लेकिन यह सब सिर्फ वर्ड्स हैं, जब तक आप इन्हें एक्शन में नहीं लाते। अब एक सीन, एक व्यक्ति हर सुबह उठता है, अपने एनवायरनमेंट को देखता है और कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि वह अपना दिन कैसे जिएगा। वह चीजों को रैंडमली नहीं करता, वह हर एक्शन को इंटेंशन के साथ करता है। यह कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, यह बस अवेयर है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, तो आप वापस उसी डिफॉल्ट लाइफ में चले जाएंगे, जहां आप बस रिएक्ट करते हैं, क्रिएट नहीं। अब एक और डेंजरस इल्यूजन कल से शुरू करूंगा। आप सोचते हैं कि आप बाद में बदलेंगे, जब सही टाइम आएगा, जब आप रेडी होंगे। लेकिन सच यह है, आप कभी रेडी नहीं होंगे। आपको बस शुरू करना होगा अभी। यह लाइन आपको थोड़ा पुश करेगी, लेकिन यही सच है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, रिग्रेट। अगर आपने यह सब समझ लिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपके पास मौका था, क्लैरिटी थी, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। और वह रिग्रेट बहुत हैवी होता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस रिग्रेट के साथ जी सकते हैं, या आप अभी कुछ बदलना चाहते हैं? यहां कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन हर आंसर का एक कॉन्सिक्वेंस है। मरी कॉन्डो का मेथड आपको फ्रीडम देता है, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो यह फ्रीडम भी धीरे धीरे बोझ बन जाएगी। अब आप उस आखिरी पॉइंट पर हैं जहां कोई आगे का स्टेप नहीं है, कोई गाइड नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपकी अवेयरनेस है और आपकी चॉइसेस हैं। और यही असली जिंदगी है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ सच्चाई। और अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल यह है आप क्या करेंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया, तो आप वही रहेंगे जहां आप हमेशा से थे। और शायद इस बार आप खुद से यह झूठ भी नहीं बोल पाएंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको सच पता है,